लोकसभा में एनडीए की ताकत देखने को इतने आतुर क्यों दिखे लल्लन सिंह। नीतीश को लेकर कयासों का बाजार गर्म। लोकसभा स्पीकर को लेकर जिस शक्ति परीक्षण का इंतजार बीजेपी की सहयोगी पार्टियां कर रही थी उसकी नौबत नहीं आई, मतलब वोट डिवीजन नहीं हुआ। ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया। हालांकि कांग्रेस से ज्यादा जेडीयू के लल्लन सिंह वोट डिवीजन की मांग करते सदन में दिखे। अब इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर जेडीयू को नंबर गेम की इतनी फिक्र क्यों है। बता दें कि 18वीं लोकसभा में सांसदों की शपथ के लिए साथ ही शक्ति परीक्षण की नौबत आ गई। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने ताल ठोक दिया था। मौजूदा बीजेपी की सरकार अपनी दो सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी के कंधों पर टिकी है। बिहार में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू सीएम हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये हार्ड कोर वार्गेनर भी हैं। लिहाजा स्पीकर के चुनाव में अपनी हैसियत आंकने का दोनों ही पार्टियों के पास मौका था। इसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड जेडीयू दिखी। सदन में जब प्रस्ताव पर ध्वनिमत से मतदान को लेकर विपक्ष के साथ सहमति बन गई तो ओम बिरला के स्पीकर बनने का ऐलान किया गया। इसके बाद लल्लन सिंह सदन में खड़े होकर वोटिंग की मांग करने लगे। तब प्रोटेम स्पीकर ने कहा विपक्ष की ओर से वोट डिवीजन की मांग नहीं की गई। इसे लेकर काफी देर तक सदन में आश्चर्यचकित मोड में लल्लन सिंह खड़े रहे। वो समझ ही नहीं पाए आखिर खेला कहां से हो गया। दरअसल बिहार में सत्ताधारी जेडीयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। उसके नेता नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में अगर बीजेपी या आरजेडी को सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी देनी मजबूरी है। केंद्र की बीजेपी सरकार नंबर गेम के मामले में इस बार कमजोर है। इस तरह के मौकों को अपने पक्ष में भुनाना नीतीश कुमार को बखूबी आता है। कहा जा रहा कि वोट डिवीजन के जरिए लल्लन सिंह मोदी सरकार के मैजिक नंबर को अपने हिसाब से फिट करने की फिराक में थे, ताकि दूसरी वाली खिड़की खोलने का मौका भी अपने हाथ में रहे। ऐसी बात नहीं कि बीजेपी के मैनेजर्स को इसका भान नहीं होगा। लल्लन सिंह के वोट डिवीजन से जुड़े सवाल को लेकर पत्रकारों ने सदन के बाहर पूछा तो उन्होंने कहा कि डिवीजन नहीं मिला। वायस वोट से डिवीजन कहां से मिलता। डिवीजन तो हम भी चाहते थे, इसलिए हम खड़ा हुए थे, लेकिन वो कहा डिवीजन तो होना ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने तो 1 मिनट में स्वीकार कर लिया वायस वोट। उनको मालूम था कि वो दबाव की राजनीति करना चाहते थे। दबाव के बल पर वो उपाध्यक्ष का पद चाहते थे, जिसे एनडीए ने स्वीकार नहीं किया। दरअसल दिल्ली में नीतीश कुमार मोदी सरकार के साथ दिखते हैं, मगर पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मोर्चा खोल दिया। जेडीयू और बीजेपी में जमकर बयानबाजी हो रही है। अश्विनी चौबे ने कहा इस बार बिहार में एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। साथ ही चौबे ने यह भी कहा कि पार्टी में बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी में आयातित माल हमें कभी बर्दाश्त नहीं है। उनका इशारा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर था। बिहार में अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू भी हमलावर मूड में दिख रही है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। जेडीयू के मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता कर केंद्र में सरकार बनाना जरूरी समझा, न कि खुद को प्रधानमंत्री। माना जा रहा कि अश्विनी चौबे यूं ही बयानबाजी नहीं कर रहे। जेडीयू के मंत्री केंद्र में सरकार का समर्थन कर एहसान जताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बदले में बिहार की कुर्सी मिलने का एहसास भी कराना चाहते हैं। इन सबके बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। इंडिया ब्लॉक में उनकी वापसी होगी। इसके बाद बिहार से बीजेपी साफ हो जाएगी। इन्हीं गहमागहमी के बीच 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा की संभावना है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए
जो पहली बार संसद के सदस्य बने, उनको आपने अवसर दिया मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।